जय हिंद एवरीवन, मैं सुरेंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बेटा, इससे पहले जो हमने बायो सीरीज में लेक्चर में प्रीवियस क्लास में हमने को पढ़ा था वो एनिमल किंगडम के बारे में डिटेल स्टडी जाना था कि एनिमल किंगडम क्या होता है और एनिमल किंगडम आया कहाँ से है ना। तो एनिमल किंगडम पढ़ने से पहले अपन ने लिविंग किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि लिविंग किंगडम क्लासिफिकेशन को कितने भागों में क्लासिफाइड किया है। देन आपने बोला था कि लिविंग किंगडम को आगे चल के अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग डिवीजन दिए थे, है ना। जैसे किसी ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो लीनियस थे, कार्ल्स लीनियस थे, उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिन्होंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को अलग कर दिया था। उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए थे, है ना, एक और साइंटिस्ट आए थे, तो उन साइंटिस्टों ने क्या कर दिया बेटा, हैकर नामक साइंटिस्ट थे। वो कौन से थे? हैकर नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिया। उसके बाद कॉकलैंड आए, कॉकलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और सबसे लास्ट में कौन से आए थे बेटा? तो सबसे लास्ट में एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया था, जिनका नाम था व्हिटेकर। क्या नाम था? व्हिटेकर नाम दिया था। अब अपन ने कल देखो क्या पढ़ा था कि जो एनिमल किंगडम होता है, एनिमल किंगडम होता है, तो कल अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे? एनिमल किंगडम के बारे में। तो अपन ने बोला था कि जो एनिमल किंगडम होता है या जो जंतु जगत होता है, इस जंतु जगत को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो दो भागों में डिवाइड किया था कल। एक को बोला था कॉर्डेटा और एक को बोला था बेटा नॉन कॉर्डेटा। एक को बोला था कॉर्डेटा, एक को बोला था नॉन कॉर्डेटा, है ना। यानी इसका दूसरे नाम की अगर बात की जाए तो इसको नाम दिया था बेटा वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, और इसको बोला गया था बेटा इनवर्टिब्रेट्स। इसको क्या बोला गया था? इनवर्टिब्रेट्स। इनको क्या बोला गया था? इनवर्टिब्रेट्स। यानी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स इनको बोला गया था, है ना सर। चलो, जितनी सारी चीजें करने के बाद अपन ने दोनों के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, किन किन एनिमल्स को कॉर्डेटा में रखा गया है, किन किन को नॉन कॉर्डेटा में रखा गया है। यानी इसमें उन जानवरों को रखा था जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इनके अंदर वो जानवर जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी कैसी थी? एब्सेंट थी, यानी बैकबोन एब्सेंट थी। ठीक है ना। ये सारी चीजें अपन ने कल जान ली थी। लेकिन कल हमने आपसे बोला था कि बेटा जब आपकी अगली क्लास होगी तो अगली क्लास में अपन ये जानेंगे कि एक्चुअली ये एनिमल किंगडम आया कहाँ से, है ना। इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। अगर आपसे पूछ ले कोई कि क्या एनिमल किंगडम पहले ही आ गया था या एनिमल किंगडम से पहले भी कोई आया था, देन आपको बताना है कि जो एनिमल किंगडम का एवोल्यूशन हुआ है, वो विकास हुआ है, वो सबसे पहले किससे हुआ है? तो सबसे पहले अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो फिश की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद फिर एम्फीबियन, एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, बर्ड्स के बाद मैमल्स, है ना। यानी अगर मैं बात करूं कि एवोल्यूशन ऑफ एनिमल किंगडम, आज अपन को क्या पढ़ना था? एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, है ना। यानी जंतु जगत का विकास। क्या हो जाएगा बेटा? जंतु जगत का विकास। यानी हो जाएगा जंतु जगत का विकास हुआ कैसे? तो मैंने सबसे पहले बोला है कि जो जंतु जगत के विकास की अगर बात आ जाए, है ना, जंतु जगत के अगर विकास की बात आ जाए तो सबसे पहले हिंदी में लिख दूंगा बेटा कि जंतु जगत की उत्पत्ति या जंतु जगत का ये जो विकास हुआ ये हुआ कैसे। तो आपको सबसे पहले बताना है कि सबसे पहले जंतु जगत में जो एवोल्यूशन हुआ, यानी जंतु जगत का जो विकास हुआ, तो सबसे पहले बेटा क्या आए? तो सबसे पहले आपके आए फिश। सबसे पहले क्या आए थे? फिश आए थे। सबसे पहले क्या आए थे? फिश आए थे, है ना। फिश यानी सबसे पहले क्या आए थे बेटा? मछली। यानी सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले एवोल्यूशन में हमको किसके बारे में मिलता है पढ़ने को? तो आप बोलोगे मछलियों के बारे में। मछलियों के बाद याद आता है एम्फीबियन, है ना। क्या आता है? एम्फीबियन, एम्फीबियन। और एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचरी, उभयचरी, ऐसे जानवर जो जल में और थल में रहते हैं। उसके बाद फिर क्या है? तो उसके बाद फिर एवोल्यूशन में आगे बात की जाए तो रेप्टाइल्स की बात की जाए, ऐसे जानवर जो रेंग के चलते हैं, यानी कि इनको बोला जाता है सरीसृप। क्या बोला जाता है बेटा? सरीसृप। सरीसृप के बाद अगर पूछा जाए कि सरीसृप के बाद किसका एवोल्यूशन हुआ, तो देन आपको बताना है बर्ड्स का। इसका बताना है बेटा बर्ड्स का। बर्ड्स मतलब चिड़िया, बर्ड्स मतलब होता है बेटा चिड़िया। और बर्ड्स के बाद फिर लास्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट में किसका हुआ है, तो लास्ट में आए थे बेटा मैमल्स। लास्ट में क्या आए थे? मैमल्स, यानी कि स्तनधारी। लास्ट में क्या आए थे बेटा? स्तनधारी। अब हम यूं बोल सकते हैं बेटा, हम कुछ यूं बोल सकते हैं कि देखो सबसे पहले अगर आप एवोल्यूशन ऑफ एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एवोल्यूशन किसका मिलता है बेटा? फिश का। फिश के बाद एवोल्यूशन किसका मिलता है? एम्फीबियन का। एम्फीबियन के बाद मिलता है बेटा रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स के बाद मिलता है बर्ड्स का, और बर्ड्स के बाद मिलता है मैमल्स का, यानी स्तनधारियों का। अब देखो इन सबको अगर डिफाइन करना चाहे तो फिश तो आप जानती हो कि ऐसे जीव जो गलफड़ों से सांस लेते हैं उनको क्या बोला जाता है बेटा? फिश, यानी
यानी कि मछली बोला जाता है। ये जलीय जीव होते हैं। आज एम्फीबियन क्या होते हैं बेटा, जो जल में रहते हैं और थल में रहते हैं। जब जल में रहते हैं बेटा तो ये गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं, स्किन के द्वारा भी ले सकते हैं, और जब बाहर होते हैं तो भाई लंग्स के द्वारा या भाई जो पोर्स होते हैं उसके द्वारा ले सकते हैं, है ना। और सरीसृप क्या होते हैं, रेंग के चलने वाले जानवर। बर्ड्स यानी चिड़िया क्या होती हैं, तो ये तो आप जानते ही हो। और ये आ गया स्तनधारी, जिनमें जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हो वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, मैमल्स के अंतर्गत आते हैं, यानी स्तनधारियों के अंतर्गत आते हैं, है ना। इतनी सारी चीजें अपन ने एवोल्यूशन में पढ़ती थी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इन सब के सर हमको रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम बताओ, यानी कि मछली हो गया, उभयचरी हो गया, सरीसृप हो गया, बर्ड्स हो गए, स्तनधारी होंगे, ये इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, श्वसन अंग क्या होगा, जब ये सांस लेते होंगे तो किसके द्वारा सांस लेते होंगे, ये चीज हमको आज क्या करना है, डिफाइन करना है। तो ये चीजों को डिफाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ी से आगे वाले नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और एक एक चीजों को पहले लिख लेते हैं, है ना। देखो सबसे पहले कौन आए थे बेटा, तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि सबसे पहले आई थी फिश। सबसे पहले क्या आई थी बेटा, फिश। फिर दूसरे नंबर पे क्या आए थे बेटा, तो आपने बोला एम्फीबियन। क्या आए थे, एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब उभयचरी, है ना। हिंदी भी मैं लिख रहा हूँ, डोंट वरी। तीसरे नंबर की अगर बात करूं कि तीसरे नंबर पे क्या आया था बेटा, तो तीसरे नंबर पे आया था रेप्टाइल्स। क्या आए थे, रेप्टाइल्स। एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही अपन इसका क्रम रखेंगे। नंबर फोर्थ में अगर बात की जाए तो फोर्थ में कौन आए थे, तो बेटा फोर्थ में आए थे बर्ड्स। फोर्थ में क्या आए थे, बर्ड्स। और नंबर फिफ्थ की अगर बात की जाए कि फिफ्थ में कौन आए थे बेटा, तो लास्ट में फिफ्थ में आए थे बेटा मैमल्स। फिफ्थ में क्या आए थे बेटा, मैमल्स। फिफ्थ में क्या आए थे, मैमल्स। अच्छा, फिश। फिश की हिंदी क्या हो जाएगी बेटा, मछलियां या मछली। एम्फीबियन का मतलब बेटा तो आपको लिखना है उभयचरी। क्या लिखना है, उभयचरी लिखना है। रेप्टाइल्स का मतलब होता है सरीसृप। रेप्टाइल्स का मतलब होता है सरीसृप। रेप्टाइल्स का मतलब सरीसृप। बर्ड्स, बर्ड्स मतलब चिड़िया। बर्ड्स मतलब चिड़िया। और मैमल्स, मैमल्स मतलब स्तनधारी। मैमल्स मतलब स्तनधारी, है ना। इन सारी चीजों के अपन को क्या लिखना है बेटा, तो इन सारी चीजों को अपने को लिखना है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या लिखना है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इधर मैं हेडिंग आगे दे रहा हूँ, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, श्वसन अंग। श्वसन अंग, श्वसन अंग मतलब किसके द्वारा ये श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। किसके द्वारा ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो इनके बारे में अपन को लिखना है, ठीक है। इनके बारे में अपन को क्या करना है बेटा, लिखना है, ठीक है। तो आ जाओ एक एक चीज करके अपन लिखना शुरू करते हैं। अगर मछली की बात की जाए तो बेटा मछली देखो जो श्वसन करती है वो बाई गिल्स। गिल्स यानी कि गलफड़े। गिल्स यानी कि गलफड़े। गलफड़े तो गलफड़े, गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है ना। अच्छा, जो एम्फीबियन होते हैं ये जल में रहते हैं और थल में रहते हैं, तो इनमें ना तीनों चीजें इंक्लूड अपन कर सकते हैं। तीनों चीजें क्या कर सकते हैं, ये लंग्स के द्वारा भी सांस लेते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो किसके द्वारा सांस लेते हैं बेटा, फेफड़ों के द्वारा। क्योंकि एम्फीबियन में बहुत सारे जानवर इंक्लूड होते हैं, तो अपन केवल ये नहीं लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाले सारे जानवर फेफड़े से ही सांस लेते होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो स्किन के द्वारा भी सांस लेते हैं। स्किन यानी कि बेटा त्वचा के द्वारा भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और तीसरा कि कुछ इसमें ऐसे भी जानवर हैं जो गिल्स के द्वारा यानी कि गलफड़ों के द्वारा क्या करते हैं बेटा, सांस लेते हैं। तो इसमें तो तीनों हो गए ना, लंग्स हो गया, स्किन हो गए और गलफड़े हो गए, तीन हो गए ना बेटा। फिर आ जाओ कि जो सरीसृप होते हैं बेटा ये किसके द्वारा सांस लेते हैं, तो ये बेटा होते हैं लंग्स के द्वारा। किसके द्वारा लेते हैं, लंग्स। लंग्स मतलब फेफड़ों के द्वारा। लंग्स मतलब फेफड़ों के द्वारा लेते हैं। आपके बर्ड्स आ जाओ तो बर्ड्स भी किसके द्वारा बेटा सांस लेते हैं, लंग्स के द्वारा यानी कि फेफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। फिर आ जाओ मैमल्स, तो मैमल्स में हम लोग भी आते हैं, तो हम लोग किसके द्वारा सांस लेते हैं बेटा, फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। यानी हमारा रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होगा बेटा वो क्या होने वाला है, तो वो होने वाला है आपके लंग्स यानी कि फेफड़े। अब एक चीज समझो, एक चीज को नोटिस करना आप कि जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स थे ये सारे के सारे किससे सांस ले रहे हैं बेटा, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो देना आपने बोला कि फेफड़े हैं। बट उभयचरी में देखो फेफड़े भी आ रहे हैं, स्किन भी आ रहा है और गलफड़े यानी गिल्स भी आ रहा है। लेकिन जो मछली है इसमें केवल क्या आ रहा है बेटा, गिल्स। लेकिन एक चीज बताओ, मैंने आपको कल बोला था कि हमारे अंदर भी फेरेजियल गिल्स होते हैं, लेकिन कब, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसे सांस की जरूरत पड़ती है, उस समय तो उसके फेफड़े बेचारे के बने नहीं होंगे,
तो उसने कहीं ना कहीं से तो ऑक्सीजन लिया होगा ना बेटा। जिंदा रहने के लिए उसने कहीं ना कहीं से तो ऑक्सीजन लिया होगा। तो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? वो माँ के पेट में यूटेरस में जो भी लिक्विड भरा होता है उस लिक्विड में घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, और घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम बेटा किसका होता है? देन आपको बताना है फेरेंजियल गिल्स का। और ये फेरेंजियल गिल्स वही कंडीशन है जब फेफड़े बनना शुरू होते हैं, तो बनने से शुरू होने की जो कंडीशन होती है उसी बोला जाता है फेरेंजियल गिल्स। क्या बोलेंगे? फेरेंजियल गिल्स। ओके बेटा, इतनी सारी चीजें अपन ने जान ली। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बताओ इनमें कितने हार्ट चेम्बर होते हैं, यानी आपसे इसके हार्ट चेम्बर के बारे में पूछ ले, ठीक है, हार्ट चेम्बर के बारे में पूछ ले तो इसको क्या बोलना है ना? तो आपको इनके हार्ट चेम्बर यानी कि हृदय कोष्ठ बोला जाता है बेटा, कि इनके अंदर हृदय कितने, इनके अंदर जो हृदय होते हैं वो कितने होते हैं, है ना? या हृदय की नहीं, सीधी सीधी बात बोला जाता है ना कि हृदय कोष्ठ या हार्ट चेम्बर जिनको बोला जाता है, हार्ट चेम्बर, है ना, यानी हृदय कोष्ठ। हृदय कोष्ठ ये क्या होते हैं? जैसे हमारे अंदर है, हमारे अंदर एक हृदय होता है, एक हार्ट होता है बेटा, उस एक हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, 2 एट्रियम यानी आलिंद्र और 2 आपके वेंट्रिकल यानी निलय। दोनों ऊपर के होते हैं एट्रियम या ऑरिकल और नीचे के होते हैं वेंट्रिकल, 2 आलिंद्र 2 निलय। तो हमारे अंदर कितने होते हैं? 4। लेकिन अगर मछली के अंदर बात की जाए कि मछली के दिल में कितने चेम्बर होते हैं, तो मछली के अंदर जो चेम्बर है मैं व्हाइट से लिख रहा हूँ, व्हाइट मार्कर से लिख रहा हूँ, है ना। मछली के अंदर होते हैं बेटा 2 हार्ट चेम्बर। कितने? एक आलिंद्र, एक निलय, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, है ना। फिर आपसे पूछ ले कि एम्फीबियन के अंदर कितने? तो बेटा 3। रेप्टाइल्स के अंदर कितने? तो बेटा 3। बर्ड्स के अंदर कितने बेटा? 4। मॉमल्स के अंदर बेटा कितने? 4। देखो इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि जो आपका एनिमल किंगडम का एवोल्यूशन था, सबसे पहले फिश, फिर एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल्स और फिर बर्ड्स, फिर मॉमल्स, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी लिखवा दिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग इनके क्या लिखवा दिए हैं बेटा? इनके हार्ट चेम्बर लिखवा दिए हैं। अगर इंग्लिश में लिखना हो तो 2 हार्ट चेम्बर, 3 हार्ट चेम्बर, 4 हार्ट चेम्बर ऐसे बोल रहा है। अगर हिंदी में बात की जाए तो 2 को बोला जाता है द्विकोष्ठीय हृदय। द्विकोष्ठीय हृदय। कैसा हृदय पाया जाता है? द्विकोष्ठीय। ये कैसा होता है बेटा? त्रिकोष्ठीय हृदय। त्रि का मतलब 3, तो ये त्रिकोष्ठीय हृदय हो जाते हैं, है ना। ये भी त्रिकोष्ठीय हो जाएगा एज इट इज। ये हो जाएगा चतुर्थ कोष्ठीय हृदय, यानी इसमें कितने कोष्ठ होंगे बेटा? 4। तो 2 है मतलब द्विकोष्ठीय, 3 है मतलब त्रिकोष्ठीय और 4 होंगे जिसमें तो चतुर्कोष्ठीय होते हैं। ये हो जाती है बेटा इनकी क्या? हिंदी। इनकी क्या हो जाती है बेटा? हिंदी। इतनी सारी चीजें आपको पढ़ने के बाद आपसे पूछा जाए कि फिश किंगडम में किस किस को रखा गया है ना, एम्फीबियन में किस किस को रखा गया है, रेप्टाइल्स में किस किस को रखा गया है, और बर्ड्स में यानी कि चिड़ियाओं में किस किस को रखा गया है, और ममल्स में किस किस को रखा गया है। ये लाइन से बहुत अच्छे से आपको लिखना है। यही बेटा अगर ये वाले पॉइंट आपने आज पकड़ लिए, ये वाले पॉइंट आपने क्या कर लिए बेटा? आज पकड़ लिए, तो लगभग बहुत सारे पॉइंट आपके क्लियर होने वाले हैं। देखो सबसे पहले इवोल्यूशन की मैंने बात की थी बेटा, कौन आए थे? फिश। क्या आए थे? फिश यानी मछली। दूसरे नंबर पे क्या आए थे बेटा? तो आपने बोला एम्फीबियन। कौन आए थे? एम्फीबियन, है ना। तीसरे नंबर पे बेटा कौन आए थे? तो तीसरे नंबर पे आपने लिखा था बेटा रेप्टाइल्स। क्या लिखा था? रेप्टाइल्स। 4th नंबर पे बेटा कौन आए थे? तो 4th नंबर पे आए थे बेटा बर्ड्स। क्या आए थे? बर्ड्स आए थे। 5th नंबर पे अगर बोला जाए तो 5th नंबर पे आए थे बेटा मॉमल्स। 5th नंबर पे क्या आए थे? मॉमल्स यानी कि स्तनधारी, है ना। इतने आपने लाइन वाइज से ये क्या लिख लिया? इनका वैल्यूएशन लिख लिया। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि अगर आपसे पूछ ले कि फ्रॉग क्या है, फ्रॉग को हम किस में रखें? फ्रॉग को हम फिश में रखें, एम्फीबियन में रखें, रेप्टाइल्स में रखें, बर्ड्स में रखें, ममल्स में रखें, कहाँ रखें? फ्रॉग को हम कहाँ रखा जाता है? यानी डिवीजन किया जाए तो फ्रॉग को हम कहाँ रखेंगे, है ना। तो देखो फिश में पहले तो आ जाएंगे कि सारी की सारी फिश यानी कि ऑल फिश, और ऑल फिश के बाद एक चीज बहुत अच्छे से लिख लेना, शार्क फिश। शार्क फिश भी किस में आती है बेटा? मछली में आती है। अच्छा, शार्क फिश का दूसरा नाम होता है बेटा डॉग फिश।
कुत्ता मछली है ना, डॉग फिश। देखो इनको क्यों बोला जाता है डॉग फिश, शार्क मछली को, क्योंकि जो शार्क मछली होती है इन्हीं के अंदर बेटा सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ऐसा बोला जाता है कि ये अपने शिकार को कई किलोमीटर से पहचान लेती है, सूंघ लेती है। ऐसा बोलते हैं कि जैसे अगर कोई शिकार इसके 1 किलोमीटर दूर भी हो ना शार्क मछली के, तो इसको उसकी क्या होने लगती है, ये उसकी गंध को पहचान लेती है कि मेरा शिकार यहाँ पर है, इस आसपास है ना। तो सूंघने की जो क्षमता होती है बेटा वो किसकी, शार्क मछली की ज्यादा होती है ना। देखो कुत्ते की भी ज्यादा होती है। कुत्ते की ज्यादा आप कैसे डिफाइन करोगे, आपने देखा होगा कि यदि कहीं पर क्राइम हो जाता है बेटा, तो क्राइम होने के बाद वहां पर एविडेंस जुटाने के लिए, वहां से सबूत जुटाने के लिए किसको ले जाया जाता है, कुत्तों को ले जाया जाता है। क्यों, क्योंकि कुत्तों की सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है, लेकिन कुत्तों से भी ज्यादा किसकी होती है, शार्क मछली की। हमारी शार्क और कुत्तों से कम होती है, हमारी शार्क और कुत्तों से क्या होती है बेटा, कम होती है सूंघने की क्षमता। मानव की, हम लोगों की हमेशा सूंघने की क्षमता कैसी होती है बेटा, कम होती है ना। तो ये सारे की सारी मछलियां और शार्क फिश ये किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ये सारे के सारे बेटा इंक्लूड किए जाते हैं आपके किसमें, तो आपकी मछली में। अच्छा, फ्रॉग की अगर मैंने अभी बात की थी कि फ्रॉग किसमें रखा जाएगा, तो फ्रॉग को किसमें रखा जाएगा बेटा, तो फ्रॉग को रखा जाएगा एम्फीबियन में। फ्रॉग मतलब मेंढक, फ्रॉग मतलब मेंढक। मेढक को किसमें रखा जाएगा बेटा, मेढक को रखा जाएगा एम्फीबियन में। कहाँ, एम्फीबियन में। अब यार रेप्टाइल्स में किस किस को रखा जाता है बेटा, लिजार्ड, लिजार्ड, लिजार्ड यानी कि छिपकली है ना। और क्या आ जाएगा, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, मगर, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ है ना। और क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अपन, स्नेक कर सकते हैं, टोर्टोइज कर सकते हैं ना, टोर्टोइज यानी कि कछुआ, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, स्नेक, स्नेक मतलब सांप, ठीक है। सॉरी सांप लिखिए, आंसर सांप, सांप हो गया ना बेटा, सांप हो गए। तो सांपों को भी किसके अंतर्गत रखा जाता है, रेप्टाइल्स के। है ना। फिर आगे आओ, बर्ड्स के अंतर्गत किस किस को रखा जाता है, तो देखो जितने भी सारे के सारे बर्ड्स हैं यानी चिड़ियाएं हैं, वो सारे के सारे बर्ड्स हैं। एक स्पेशल लिख लेना बेटा, जो ऑस्ट्रिच होता है ना, ऑस्ट्रिच जिसे बोला जाता है बेटा शुतुरमुर्ग। क्या बोला जाता है, शुतुरमुर्ग। ये शुतुरमुर्ग किस में आता है बेटा, आपके पक्षियों में आता है, बर्ड्स में आता है। किस में आता है, बर्ड्स में आता है यानी पक्षियों में आता है। क्लियर हो गया, चलो आगे आ जाओ। ममेल्स, ममेल्स मतलब होता है स्तनधारी। स्तनधारियों में क्या क्या आते हैं, तो आपको पता है कि मानव भी होते हैं, वो किस में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर होने के कारण भी इसमें रख दिया जाता है। डॉल्फिन, व्हेल, सीलफिश है ना, देखो सीलफिश, डॉल्फिन ये मछलियों के नाम है ना। और व्हेल मछली ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म देने की वजह से इनको किसमें रखा जाता है बेटा, मैमल्स में रखा जाता है ना। उसके बाद ह्यूमन बीइंग, मानव जाति, ह्यूमन बीइंग है ना। और देखो क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल मगरमच्छ। मगरमच्छ के हृदय में 4 चेम्बर होते हैं, तो इसको किसके अंतर्गत रखा गया है, मगरमच्छ। तो इसको इंक्लूड किया गया है बेटा किसमें, ममेल्स में है ना। किसमें किया गया है, ममेल्स में। कई क्वालिटी की वजह से इनको ना रेप्टाइल्स में डाल दिया गया है। रेप्टाइल्स में इसलिए डाला गया है क्योंकि ये रैंक के चलते हैं और इनके हृदय में 4 चेम्बर होते हैं, इसलिए इसमें किसमें डाल दिया है, मैमल्स में डाल दिया है। तो जिस बेस पर अगर वो बात करता है उसी बेस पर हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या था, तो ये हमारा था कि एवोल्यूशन हुआ कैसे है। एक्चुअली इसका एवोल्यूशन हुआ कैसे है, इसका एवोल्यूशन हुआ कैसे है, ये चीजें हमने आज जानी। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो देखो एक बार फिर से अपन इसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि कल अपन ने एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा था कि एनिमल किंगडम को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक को कॉर्डेटा, एक को नॉन कॉर्डेटा बोला जाता है। कॉर्डेटा में वो जीव रखे गए थे जिनके बैकबोन पाई जाती थी। बैकबोन होती थी तो नोटोकॉर्ड होता था, नोटोकॉर्ड होता था तो वर्टिब्रल कॉलम होता था,
वर्टिब्रल कॉलम होता था तो वर्टिब्री हो रही थी तो इसमें पोस्ट एनल टेल भी पाई जा रही थी। पोस्ट एनल टेल हो रही थी तो इनका जो हार्ट था वो वेंट्रिकल आगे की साइड था, है ना। आज नॉन कॉर्डेटा में, अगर ये नॉन कॉर्डेटा में बैकबोन नहीं थी तो इसमें नोटोकॉर्ड भी एब्सेंट था नॉन कॉर्डेटा वाले एनिमल्स में। अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट था बेटा तो इसमें वर्टिब्रल कॉलम भी एब्सेंट था। वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट था तो वर्टिब्री एब्सेंट थी। वर्टिब्री एब्सेंट थी तो इसमें पोस्ट एनल टेल भी एब्सेंट थी, लेकिन इनके अंदर हार्ट था। अब जो कॉर्डेटा होते हैं ना, कॉर्डेटा एनिमल्स में हार्ट आगे की तरफ था, इनमें पीछे की तरफ यानी डोर्सल साइड। हमारा वेंट्रिकल साइड था, कॉर्डेटा वाला वेंट्रिकल साइड था, और एक साइड था बेटा तो पीछे डोर्सल साइड था। इतनी सारी चीजें अपन ने कल देखी थी। अब आगे आज का कि एवोल्यूशन की अगर बात की जाए कि एनिमल किंगडम का एवोल्यूशन हुआ कैसे है। ये एवोल्यूशन मतलब एनिमल किंगडम को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, और एनिमल किंगडम के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो सबसे पहले कौन से एनिमल्स आते हैं। तो सबसे पहले किसके बारे में मिलता है, फिश, फिश के बाद उभयचरी एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल, फिर बर्ड्स, और बर्ड्स के बाद लास्ट में किसमें स्तनधारी आते हैं। फिर आगे आओ, अगर इधर बात की जाए कि फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स को मैंने लाइन से लिख लिया जैसे इनके क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। तो ये सांस लेती हैं, किससे, मछलियां लेती हैं गिल्स से, और एम्फीबियन लंग्स से भी हो सकता है, स्किन भी, और गिल्स भी, गलफड़े। सरीसृप किससे, सरीसृप फेफड़ों से। बर्ड्स किससे, फेफड़ों से। मैमल्स किससे, फेफड़ों से। लेकिन साथ ही साथ मैंने इनके क्या लिख दिए थे, हार्ट चेम्बर लिख दिए थे, हृदय कोष्ठ लिख दिए थे। किसके अंदर कितने हार्ट चेम्बर होते हैं, मछली के अंदर 2, एक आलिंद एक नीला है। एम्फीबियन के अंदर 3, 2 आलिंद एक नीला है। इधर आ जाओ तो इसमें भी 3, बर्ड्स में 4 और मैमल्स में 4। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर देखो आगे क्या आया, आगे आया कि जो फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स हैं, ये इनके अंदर क्या क्या आते हैं। एग्जांपल की अगर बात करें तो फिश आती है, सारी की सारी फिश के अंतर्गत आती है, सारी की सारी फिशें और सॉल्ट फिश। लेकिन डॉल्फिन, व्हेल, है ना, ये और सी फिश, क्या, सी फिश, है ना, ये किसके अंतर्गत आते हैं बेटा, अरे सॉरी, सील फिश, है ना। इसके अंदर स्पार्क होती है बेटा, इस मछली के अंदर स्पार्क यानी चमक होती है, इसके अंदर स्पार्क यानी चमक होती है बेटा इस मछली में, है ना। लेकिन ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती है इसलिए ममल्स में रखा गया है, हालांकि ये है क्या, फिश। हो गया बेटा। तो इतने सारे एग्जांपल अपन ने जाने। अब देखो आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो जो एनिमल किंगडम के फाइलम की बात करें, है ना, कि एनिमल किंगडम के कितने फाइलम है, तो बेटा टोटल लगभग 11 फाइलम है। अगर आप इनकी बात करते हैं कि एनिमल किंगडम के अंतर्गत कितने फाइलम आते हैं बेटा, तो लगभग 11 क्या आते हैं, फाइलम आते हैं। 11 क्या आते हैं, फाइलम आते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोटोजोआ, फिर आता है आपका दूसरे नंबर पर पोरीफेरा, तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो निडेरिया हो गया, फोर्थ नंबर पे बात की जाए तो टीनोफोरा हो गया, फिफ्थ नंबर पे बात की जाए तो प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया, सिक्स्थ नंबर पे बात की जाए तो निमोटोडा हो गया, सेवेंथ नंबर पे बात की जाए तो एलिनिडा हो गया, 8वें नंबर की बात की जाए तो मोलस्का हो गया। जो सबसे बड़ा क्या होता है, फाइलम नहीं, ये दूसरा सबसे बड़ा फाइलम होता है। सबसे बड़ा होता है बेटा आर्थ्रोपोडा, जो 9वें नंबर पे आता है ना, सबसे बड़ा 9वें नंबर पे कौन सा हमने नाम लिया, आर्थ्रोपोडा। 10वें नंबर पे काइनोडर्मिटा, और नंबर 11 पे आता है फिश। नंबर 11 पे क्या आता है बेटा, फिश, है ना। जैसे कुछ मछलियां ऐसी होती है ना जो मच्छर को खाती हैं, जैसे गैम्बूसिया होगी, कौन सी होगी, गैम्बूसिया। ठीक है, अब आगे करके अपन को क्या करना है, इन सब के बारे में एक एक चीज से डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले डालो प्रोटोजोआ। सबसे पहले क्या डालना है बेटा, प्रोटोजोआ। ये फाइलम है ना, एनिमल किंगडम के फाइलम। तो सबसे पहला जो एनिमल किंगडम आपने पढ़ा है, इस एनिमल किंगडम के अगर फाइलम की बात करें तो एनिमल किंगडम के फाइलम होते कौन कौन से हैं, फाइलम कौन से होते हैं, है ना। तो सबसे पहले ए नंबर में आपको डालना है क्या, प्रोटोजोआ। कौन से होते हैं बेटा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन से होते हैं बेटा, प्रोटोजोआ होते हैं। कौन से होते हैं,
प्रोटोजोआ। अच्छा, प्रोटोजोआ की अगर बात की जाए तो देखो, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें दो तरीके के होते हैं, एक सेल्यूलर होते हैं, एक मल्टी सेल्यूलर होते हैं। सेल्यूलर का मतलब होता है जो केवल और केवल एक कोशिका से बने होते हैं, उनको यूनिसेल्यूलर बोला जाता है एक्चुअली, है ना। एक यूनिसेल्यूलर, एक मल्टी सेल्यूलर, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है ऐसे जीव जो सिंगल सेल से बने होते हैं, उनके अंदर सेल ही एक है, वो चाहे उसकी सेल बोल दो, चाहे उसकी बॉडी बोल दो, चाहे उसका टिश्यू बोल दो, चाहे उसका ऑर्गन बोल दो, कुछ भी बोल दो आप उसका, वो एटलीस्ट एक ही उसके पास है, एक कोशिका है। अगर जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उनको बोला जाता है यूनिसेल्यूलर, और जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे बोला जाता है मल्टी सेल्यूलर। उसे क्या बोला जाता है? मल्टी सेल्यूलर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? मल्टी सेल्यूलर। तो जो प्रोटोजोआ होता है बेटा, प्रोटोजोआ की जो पहली क्वालिटी होती है कि ये यूनिसेल्यूलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेल्यूलर होता है, यानी बात की जाए तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव, है ना। ये कैसे होते हैं बेटा? एक कोशिकीय जीव। दूसरा, ये एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक, एक्वाटिक का मतलब होता है ये कैसे होते हैं बेटा? जलीय होते हैं। ये कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, है ना। और जलीय होने के बाद नंबर थर्ड, अगर बात की जाए कि इनमें ऑर्गन या फिर यूं बोल दो कि इनमें जो टिश्यू होते हैं बेटा, टिश्यू होते हैं एब्सेंट। देखो टिश्यू क्यों एब्सेंट होते हैं? टिश्यू मतलब ऊतक अनुपस्थित होते हैं, इनके अंदर ऊतक कैसे होते हैं बेटा? अनुपस्थित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं ही मिलकर, बहुत सारी एक जैसी कोशिकाएं, है ना, एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी कोशिकाओं के समूह को बोला जाता है ऊतक, यानी ग्रुप ऑफ सेम सेल इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू। तो जब कोशिका ही केवल एक है तो आगे टिश्यू कैसे बना सकती है? जबकि टिश्यू को क्या बोला जाता है? एक जैसी कोशिकाओं का समूह। तो यहाँ तो केवल कोशिका ही क्या है? प्रोटोजोआ में एक है, इसीलिए तो एक कोशिकीय जीव बोला है। और जब एक कोशिका है तो इनके अंदर ऊतक होगा ही नहीं, इनके अंदर ऊतक होगा ही नहीं। इनके अंदर ऑर्गन भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर ऑर्गन भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो टिश्यू के बाद फिर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इनके अंदर ऑर्गन भी क्या होते हैं बेटा? एब्सेंट होते हैं, यानी कि अंग होते हैं। तो वो अंग भी कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अंग भी कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अंग भी कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। देन आगे आ जाओ कि इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये दोनों कैसे होते हैं बेटा? एब्सेंट। जब अंग ही नहीं होंगे बेटा तो सिस्टम तो होने की बात ही नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब तक सेल नहीं जुड़ेंगे तो टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं बनेगा तो अंग नहीं बनेंगे, अंग नहीं बनेगा तो सिस्टम नहीं बनेगा, अंग तंत्र नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में बोलेंगे संचरण तंत्र, है ना, संचरण तंत्र। इनमें संचरण तंत्र और एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र, यानी उत्सर्जन तंत्र, ये दोनों क्या होते हैं बेटा? अनुपस्थित होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, दोनों कैसे होते हैं बेटा? इसमें एब्सेंट होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ उसकी एग्जाम्पल बताओ भाई, फटाफट से इसके एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल में आपको बताना है कि दो तरीके के हो सकते हैं बेटा। कितने तरीके के हो सकते हैं? दो तरीके के हो सकते हैं, है ना। कौन कौन से दो तरीके के हो सकते हैं बेटा? तो आपको बोलना है कि कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो फ्री होते हैं, है ना। तो आपको बोलना है फ्री प्रोटोजोआ। फ्री प्रोटोजोआ का मतलब ये अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते। और फ्री प्रोटोजोआ की अगर बात करें तो फ्री प्रोटोजोआ होते हैं तीन। कौन कौन से होते हैं? अमोइबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, है ना। कौन कौन सा हो जाएगा? अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, है ना बेटा। तो ये तीन हो गए ना। तो फ्री प्रोटोजोआ कितने होते हैं बेटा? तीन। कौन कौन से? अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। फिर आ जाओ कि एक ऐसे होते हैं जिन्हें कहा जाता है पैरासिटिक
प्रोटोजोआ, पैरासिटिक प्रोटोजोआ। और पैरासिटिक प्रोटोजोआ का मतलब होता है परजीवी, परजीवी प्रोटोजोआ। इनका मतलब होता है बेटा ऐसे प्रोटोजोआ जो दूसरों के ऊपर रहकर अपनी लाइफ सरवाइव करते हो, मतलब ये खुद खाना नहीं बनाते हैं, दूसरों के ऊपर रहकर ही अपनी जिंदगी को क्या करते हैं, ये सरवाइव करते हैं। जैसे हिस्टोलाइटिका हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ट्रिप्नोसोमेना हो गया, है ना। पहला कौन सा हो गया, हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका। दूसरा ट्रिप्नोसोमेना, है ना। कौन कौन सा आ गया, एक थर्ड हो गया प्लाज्मोडियम, थर्ड हो गया क्या, प्लाज्मोडियम। अच्छा ये वही प्लाज्मोडियम है बेटा जो मलेरिया करता है हमें, मलेरिया जो बीमारी करता है वो कौन करता है, प्लाज्मोडियम। कौन करता है, प्लाज्मोडियम करता है। कौन करता है बेटा, प्लाज्मोडियम करता है। जबकि ये तीनों होते हैं अमीबा, इग्लिना और पैरामीशियम, ये डिसीज कोज नहीं करते बेटा, मतलब ये डिसीज नहीं करते हैं। बल्कि ये जो तीनों होते हैं ना, हिस्टोलाइटिका, ट्रिप्नोसोमेना और प्लाज्मोडियम, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं बेटा, तो बीमारियां फैलाते हैं। तीनों क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, है ना। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई बेटा। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ यूनिसेल्यूलर होता है, सिंगल सेल होगी तो ये इनके अंदर टिश्यू नहीं होगा, टिश्यू नहीं होगा तो ऑर्गन नहीं होगा, ऑर्गन नहीं होगा तो अंग नहीं होंगे, सीधी सी बात है। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो फ्री प्रोटोजोआ मतलब जो बीमारियां नहीं फैलाते हैं या अपनी जिंदगी खुद जीते हैं, अमीबा, इग्लिना और पैरामीशियम। और जबकि जो पैरासिटिक प्रोटोजोआ होते हैं, परजीवी प्रोटोजोआ, भी ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो अपनी लाइफ होती है वो किसी दूसरे के ऊपर रहकर सर्वाइव करते हैं। पहला है हिस्टोलाइटिका, दूसरा है ट्रिप्नोसोमेना और तीसरा है प्लाज्मोडियम। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा पहला जो फाइलम था बेटा, वो पहला फाइलम था जो प्रोटोजोआ था, वो हमारा खत्म हुआ। और अपन को केवल मेन चीजें चाहिए। देखो प्रोटोजोआ है बहुत बड़ा बेटा, लेकिन अपने को तो केवल वो पॉइंट यहाँ से एक्सपेल आउट करना है, वो पॉइंट अपने को निकालना है जो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम, या फिर यूँ बोल दो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। तो अपन ने इतनी सारी चीजें की, इतने ही अब अगर अपने को याद हो गया ना तो अपना काम हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो इसके बाद फिर अपना जो दूसरा होगा बेटा, दूसरा फाइलम होगा जिसे बोला जाता है पोरीफेरा। दूसरा फाइलम कौन होता है, पोरीफेरा। तो ये पोरीफेरा अपना कब होगा बेटा, अगली क्लास में होगा। ठीक है ना। ठीक है, चलो तब तक के लिए जय हिंद।